साहब जी तनख्वाह दे रहे हैं रमीन बीबी। कनीज की इत्तला पर वो भी काम छोड़कर नौकरों की लाइन में खड़ी हो गई। ये लड़की कौन है? तनख्वाह देता दुराब खानजादा मुंह छुपाए खड़ी उस लड़की को देखकर चूका था। उसे देखकर रमीन खौफजदा हो गई थी। तभी उसके कानों में कनीज की आवाज आई, ये मैडम की केयर टेकर है साहब जी। दुराब के बुलाने पर वो बगैर तनख्वाह लिए पलट गई, वरना वो उसे पहचान लेता। 3 साल पहले उसे बर्बाद करने वाला शख्स पूरे तकब्बुर से उसके सामने था। वो मासूम गरीब लड़की तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन एक दिन तेज बारिश में लिफ्ट देता दुराब उसे अपने फ्लैट पर ले गया। खुदा के लिए मेरी इज्जत बर्बाद ना करो, मुझ पर रहम करो। लेकिन उसने जुनून में आकर उसके साथ। वो मैडम का कमरा साफ कर रही थी जब कनीज उसके पास चली आई। साहब जी तनख्वाह दे रहे हैं रमीन दीदी, आ जाएं आप भी। कनीज की बात पर उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया था, लेकिन दिल ही दिल में ताज्जुब से सोचा कि उसे भला तनख्वाह की क्या जरूरत। सर छुपाने को ये ठिकाना मिल गया था, यही काफी था। लेकिन बहरहाल तनख्वाह तो उसे लेनी ही थी, और उसने आज तक उस घर के मालिक को नहीं देखा था। यह उसकी जिंदगी की पहली तनख्वाह थी। उसने अच्छी तरह काले रंग की चादर अपने वजूद के गिर्द लपेटी और वहां जाकर खड़ी हो गई। बाहर लान में जहां पर सारे मुलाजिम लाइन बनाकर खड़े थे, वो भी कनीज के पीछे जाकर खड़ी हो गई। न जाने क्यों उसने चेहरा ढांप लिया था। अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कनीज तनख्वाह ले रही थी, लेकिन उसने जैसे ही कनीज की ऊँट से सोफे पर बैठे उस शख्स को देखा, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। ये किस्मत उसे कहाँ ले। गो के उस वाक़े को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन वो शख्स पहले से ज्यादा हैंडसम, वजीहा और मगरूर नजर आ रहा था। तकब्बुर से बैठे उस शख्स को मालूम भी नहीं था कि सामने वही लड़की खड़ी है जिसकी जिंदगी उसने 3 साल पहले बर्बाद की थी। रमीन का कलेजा उछलकर हलक में आ गया था। उसे अपने कदमों पर खड़े रहना दुश्वार लग रहा था। तभी कांपते वजूद के साथ वो पलटने लगी कि अचानक उसके कानों में आवाज आ, ये लड़की कौन है और वापस क्यों जा रही है बगैर तनख्वाह लिए? उसकी भारी आवाज आज भी इतनी ही ताकतवर थी। तभी कनीज कहने लगी, साहब जी ये मैडम की केयर टेकर है। अभी 1 महीना ही हुआ है उसे आए हुए। बहुत अच्छी लड़की है, मैडम का बहुत ख्याल रखती है। कनीज अपनी तनख्वाह लेकर जा चुकी थी, जबकि रमीन कांपते वजूद के साथ वापस जा रही थी अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। लेकिन तभी उस शख्स ने उसे आवाज दी थी, सुनो लड़की, ये लो अपनी तनख्वाह। लब काटते भीगी आंखें लिए वो पलटी थी। काली चादर में मलबूस उस लड़की को देखकर दुराब खानजादा बिल्कुल साकित खड़ा था। उसने लम्हा भर में रमीन को पहचान लिया था। वो स्याह रात जिसे गुजरे इतना अरसा नहीं हुआ था, भला उसे कैसे भूल जाती। वो कुछ बोल ना पाया था। तभी लड़खड़ाती आवाज में कहने लगा, तुम यहां। लेकिन रमीन ने भीगी आंखों से उसे देखा, कुछ कहे बना पलटी और उसके सामने से दौड़ती चली गई। पीछे दुराब उसे आवाजें देता रह गया, सुनो रमीन, रुक जाओ। लेकिन उसे भला उसकी आवाज कहाँ सुनाई दे रही थी। वो उस माजी से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। पीछे दुराब का दिल उसके हाथों में आ गया था। आज नहीं, पिछले 3 सालों से वो उस लड़की की तलाश में था। अजियत और माजी की दर्दनाक तकलीफ एक बार फिर उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। अब के वो उस लड़की को खोना नहीं चाहता था। रमीन सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स से वो दूर भाग रही है, वो शख्स उसे अपने दिल की शिद्दतों से चाहने लगा है और वो उसकी रूह की गहराई में बस चुकी है। 3 साल पहले। निकल जाओ इस घर से। पूरी रात जिसके साथ मुंह काला किया है, अब उसके पास जाओ। परवेन चची चीख रही थी, जबकि वो बिल्कुल खामोश, लीटी पट्टी हालत में उस घर की दहलीज के सामने खड़ी थी। वो खुद भी कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। बोलती भी कैसे? वो अपना सबसे कीमती सरमाया लिटाकर आई थी। कुदरत के आगे हैरान थी कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। चचा ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखा था। तुमने तो बड़ी बड़ी बातें करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था इतने पैसे लेकर, और अब मुंह काला करके यहाँ खड़ी हो तुम जैसी बदकिरदार लड़कियां जो पूरी पूरी रात अपने घर नहीं आती, वो यूनिवर्सिटी में जाकर ऐसे ही गुल खिलाती हैं।
चचा आगे बढ़े थे। 3 दफा फुरकान यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाकर आया है, क्योंकि तुम्हारी माँ का रोना पेटना बंद नहीं हो रहा था और तुम किसी के साथ गुलछरे उड़ा रही थी। चचा की जबान जहर अगल रही थी, जबकि रमीन के जिस्म में जान न रही थी। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले पोर्शन से उतरकर नाइमा बेगम नीचे आई थी। इतना तो उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी जो कल पूरी रात घर नहीं आई थी, वो वापस आ गई है। लेकिन रमीन की हालत चीख चीख कर बता रही थी कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने वहीं पर अपना दिल पकड़ लिया था और जमीन पर बैठती चली गईं। माँ की हालत देखकर वो दौड़ती हुई उनके पास गई थी। अम्मी, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मारे हिचकियों के उससे अपनी बात मुकम्मल भी ना हुई थी। लेकिन चचा ने चिंघाड़ती हुई आवाज में उसे पुकारा था। बस करो रमीन, ये रोने धोने का ड्रामा मैं अब अपनी और जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि तुम दोनों माँ बेटी अपने मामू के घर चली जाओ। गांव में तुम दोनों माँ बेटी मेरे सर पर अजाब बन चुकी हो। चचा ने फैसला सुना दिया था। वो बिल्क बिल्क कर रोने लगी। माँ को सहारा देकर उठाया था, लेकिन नाइमा बेगम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। झुकी हुई नजरों से वो दोनों ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थीं, जबकि चची दिल ही दिल में खुश हो रही थी। अच्छा है, ये दोनों यहां से दफा हूं, फिर मैं ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दूंगी। उन्होंने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया था, जबकि नाइमा बेगम बिल्कुल खामोश रमीन को देखे जा रही थीं। उनकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। तभी वो माँ के कदमों में बैठ गई। अम्मी, आप हमेशा कहा करती थी ना कि कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने मेरे भरोसे का खून किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मेरे साथ ये सब करेगा। वो बिल्क बिल्क कर रो रही थी। नाइमा बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? उनके लहजे और उनकी आंखों में बेयकीनी थी। रमीन की खामोशी ने बहुत छे कह दिया था और वो वहीं बिस्तर पर गिर सी गई। बेहोशी की हालत में पहले भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और अब जब उन्होंने रमीन की ये हालत देखी, उसकी लिटी पट्टी हालत चीख चीख कर उस पर होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रही थी। लेकिन घर में मौजूद सब कह रहे थे कि वो कहीं बाहर मुंह काला करके आई है। जवान बेटी का मामला था, वो तो जीते जी मर गई थी। रमीन बार बार माँ को आवाजें दे रही थी। अम्मी प्लीज आंखें खोलें, आप तो मेरा यकीन करें। लेकिन नाइमा बेगम बेहोश हो गई थी। घबरा कर वो नंगे पांव ही नीचे भागी थी। चचा, चचा प्लीज डॉक्टर को बुलाएं। अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई हैं। चचा ने नखवत से उसकी तरफ देखा था। तुम जैसी बदकिरदार लड़कियों की माएं ऐसे ही सदमे से मर जाती हैं। जो गुल तुमने खिलाया है, उसी का असर लिया होगा। नाइमा भाभी ने। उन्होंने जैसे रमीन की बात सुनी ही नहीं थी। तभी वो चची की मिन्नतें करने लगी। चची प्लीज डॉक्टर को बुला लें, अम्मी मर जाएंगी, वो बेहोश हो गई हैं। वो चीख रही थी, लेकिन उसके सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो भागती हुई वापस ऊपर आई तो नाइमा बेगम बेहोशी की हालत में पड़ी थीं। उसकी चीखों पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले जवाद अंकल डॉक्टर को बुलाकर लाए थे। ये वो वक्त था जब नाइमा बेगम को पहली बार हार्ट अटैक हुआ था। बरवक्त डॉक्टर के पास जाने की वजह से उनकी जान बच गई थी। लेकिन चचा ने साफ कह दिया था कि अब इन दोनों माँ बेटी की उस घर में कोई जगह नहीं, क्योंकि रमीन कल रात से घर नहीं आई थी। मौसम भी खराब था। ऐसे में नाइमा बेगम पूरी रात जागकर उसकी सलामती की दुआएं करती रहीं। लेकिन उनकी सारी दुआएं रायगां गई थीं। रमीन के लिए वो रात कयामत की रात थी। उस दरिंदे ने ना सिर्फ उसकी इज्जत खराब की, बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। साथ ही उसकी बीमार माँ, जो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी थी। तभी तो आज उनके दिल पर गहरी चोट लगी। वो अपनी माँ का चेहरा देखकर रोए जा रही थी। उन दोनों माँ बेटी ने अस्पताल में बैठे बैठे एक फैसला किया था। 1 साल बाद, देखो बेटा, मैं तुम्हें उस घर में नहीं रख सकती। माना कि तुम्हारी अम्मी की मुझसे बहुत दोस्ती थी, हमारी बहुत दुआ सलाम थी, लेकिन मेरी बहू जबान की बहुत तेज है। उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। फिर मैं तुम्हें यहां कैसे रख लूं?
तुम अपनी किसी सहेली के घर चली जाओ। उस शहर में तुम्हारा चचा भी तो रहता था, वो कहाँ है? और तुम्हारा भी उस घर में इतना ही हक था जितना तुम्हारे चचा का। जाकर अपने चचा से अपने हक के लिए लड़ो। जीनत खाला उसे हिम्मत और हौसला दे रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश, नजरें झुकाए बैठी थी। कल दोपहर में वो गांव से यहाँ आई थी। अम्मी के इंतकाल को 1 महीना हो गया था, और उस 1 महीने में जिस तरह उसका जीना हराम हुआ था, ये वही जानती थी। मजबूरी में गांव से यहाँ आना पड़ा। जीनत खाला के घर, जो अम्मी की गहरी सहेली थी। उस रात जब चचा ने फैसला सुना दिया था, तो वो और अम्मी 2 दिन बाद गांव आ गए थे, मामू के पास। उसने रोते हुए अम्मी को पूरी बात बता दी थी, जो कयामत उस पर टूटी थी। अगर वो ना बताती तो अम्मी को वैसे ही पता चल जाता। इतनी बड़ी बात फिर चची भी गुस्से से कह रही थी कि अगर वो दोनों माँ बेटी ये घर छोड़कर नहीं गईं, तो सारे खानदान मैं ये बात फैला देंगी कि तुम्हारी बेटी पूरी रात घर से गायब रही है। इज्जत और खौफ ने उन्हें यहाँ गांव आने पर मजबूर किया था, लेकिन तहमीना मामी का रवैया कौन सा इन दोनों माँ बेटी के साथ इतना अच्छा था। उन्होंने रमीन को तो नुकरानी ही बना दिया था। उसे गांव के काम काज करने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी इज्जत से सर छुपाने को ठिकाना ही काफी था। इसलिए वो हर काम करने लगी अपने आप को भूलकर। यहाँ रहना आसान होता अगर मामला सिर्फ काम काज का होता, लेकिन वो तो एक नई मुसीबत में पड़ गई थी। तहमीना मामी का सगा भाई, जिसे नशे की लत ने बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया था, इंतहाई गलीज सूरत और गलीज किरदार का मालिक, वो आदमी उसके लिए अजाब बन गया था। ये कासिम भाई की भांजी तो बहुत खूबसूरत है तहमीना बाजी, इससे मेरी शादी करवा दो तुम। उस दिन वो बर्तन धो रही थी, जब उसके कानों में तहमीना मामी के भाई जवाद की आवाज आई, तो वो सर से पांव तक कांप गई। वो तो उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती थी। उस गलीज इंसान ने ऐसा सोचा भी कैसे? वो गुस्से से हाँप कर रह गई थी, लेकिन तहमीना मौमी की बात ने उसके पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। हाँ, मैंने बात की है तेरे कासिम भाई से। कहीं तो उस लड़की को ठिकाने लगाना है ना? देख तो सही, मेरी कन्वल के लिए आया हुआ रिश्ता उसे पसंद करके चला गया। तब से तो मेरे दिल में आग लगी है। बस लड़की खूबसूरत, पढ़ी लिखी, इसलिए मैं उसे यहां से चलता करूंगी, तभी कन्वल की शादी करवा पाऊंगी। दोनों माँ बेटी यूं रातों रात अपने सगे चचा के घर से यहां आई हैं। कोई तो बात हुई होगी। उनकी शक की निगाहें रमीन के वजूद पर थीं, जिसके जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। वो जर चेहरा लिए माँ के पास आई थी, जो उसे कमरे की कोठरी में पड़ी रहती। वैसे भी उनकी तबीयत आजकल बहुत खराब रहने लगी थी। क्या हुआ बेटा, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? नाइमा बेगम ने उसका परेशान चेहरा देख लिया था, तभी वो बिल्क बिलिक कर रोने लगी। मैं मर जाऊंगी अम्मी, लेकिन तहमीना मामी के भाई जवाद से शादी नहीं करूंगी। खुदा का वास्ता है अम्मी, मुझे अपने हाथों से जहर दे दे। नाइमा बेगम ये सुनकर परेशान हो गई थी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही है? अम्मी, अभी तो हमने मामी अपने भाई से कह रही थी कि उन्होंने मामू से मेरे और जवाद के रिश्ते की बात की है। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। नाइमा बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद ही अचानक अम्मी की तबीयत इतनी खराब हुई कि वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गईं, और वो भरी दुनिया में अकेली रह गई। किसके आसरे पर जीती? ऊपर से जवाद की गलीज निगाहें वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस रात मामू उसके पास आए थे। तेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब तुम ही मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं तेरा जुम्मे को निकाह कर रहा हूं जवाद के साथ। इसी में तेरी बेहतरी है, तो इस घर से रुखसत हो जा। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो ये कभी मर कर भी नहीं कर सकती थी। जवाद के साथ निकाह करने से बेहतर था कि वो जहर खाकर अपनी जान दे देती। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर और थी। तभी उस रात चिपचाप उसने बैग में अपने 2-3 सूट रखे और वो गांव छोड़कर दोबारा उसी शहर में आ गई, जहां 1 साल पहले वो बर्बाद हुई थी। उसका चचा का घर ठिकाना नहीं था। जानती थी कि चचा चची ने उसका जीना हराम कर देना है, क्योंकि घर के लालच ने वैसे ही उन्हें अपनों से बेगाना कर दिया था।
तो वो कहाँ जाती? सीधी अम्मी की पुरानी सहेली जीनत खाला के पास आ गई, लेकिन वो भी मजबूर थी। तभी उसे कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती बेटी, मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। मेरी बहू राश्ता बहुत बदतमीज औरत है, तुझे बहुत जलील करेगी और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी मान, तो अपने चचा के घर चली जा। उंगलियां मसलती वो मासूम खामोश थी। चचा के घर तो कभी भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो जानती थी उसका खौफनाक माजी उसके सामने आ जाता। एक बार फिर उसकी यादों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाना था। तभी वो उदास और परेशान हो गई। कहाँ जाती? कोई ठिकाना भी नहीं था। अचानक उसे कोई पूरी शिद्दत से याद आई थी। लाइबा, उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त, जो कॉलेज तक उसके साथ था। फिर दोनों ने एक साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हाँ, मैं लाइबा के घर चली जाती हूँ, वो जरूर मेरी इस मुश्किल हालात में मदद करेगी। ये सोचकर उसने अपना बैग उठाया था। जीनत खाला ने तअस्सुफ से उस मासूम और लावारिस लड़की को देखा था, जो बड़ी आस लिए उसके पास आई थी, लेकिन वो खुद मजबूर थीं। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। उन्होंने महज उसे दुआ देकर रुखसत किया। वो खामोशी से उनके घर से निकल आई। चंद पैसे उसके हाथ में थे। अगर ये भी ना होते तो शायद वो सड़क पर बैठी होती। बड़ी मुश्किल से वो लाइबा के घर तक पहुंची थी, लेकिन उसके बंगले पर लगा हुआ बड़ा सा ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था। बंद दरवाजे को देखकर उसके रहे सहे औसान भी खता हो गए और वो जमीन पर बैठती चली गई। लाइबा और उसके घर वाले शायद ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए थे। उनके घर के बड़े से दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर वो यही सोचती और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या हुआ बेटी? कौन हो तुम? अचानक ही किसी की मेहरबान आवाज पर वो पलटी थी। सामने एक औरत खड़ी थी, जो हैरत से उसे देख रही थी। तभी वो उंगलियां चटखाते हुए कहने लगी, वो ये मेरी सहेली का घर है। लाइबा नाम था उसका। क्या वो लोग ये घर छोड़कर चले गए हैं? तो औरत सर हिलाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ बेटी, वो लोग तो 2 साल पहले ये मकान बेचकर यहाँ से सीधा इस्लामाबाद चले गए थे। मैं तो यहाँ से आगे बड़े बंगले में काम करती हूँ। नीचे कच्ची बस्ती में मेरा घर है। लेकिन बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उस औरत ने रमीन के हाथ में सफरी बैग देख लिया था, जिसके चेहरे पर बुला की मायूसी थी और आंखों में नमी की चमक। तुम बहुत परेशान लग रही हो, बताओ क्या परेशानी है? वो औरत बड़े ही मेहरबान अंदाज में उससे पूछ रही थी। तो वो खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे मुझे अपनी दोस्त से कुछ काम था। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, तो मैं परेशान थी, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो इसलिए अपनी दोस्त के पास आई थी। उसने भी सच्चाई बताने से गुरेज नहीं किया था। उसके चेहरे पर बुला की मायूसी देखकर औरत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, मेरा नाम कनीज है, मैं भी गरीब औरत हूं। लेकिन बेटी, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। बहुत परेशान लग रही हो, तुम्हारी हिम्मत टूटी हुई महसूस हो रही है। चलो आओ, शाबाश। वो अनजान औरत के साथ कैसे चली जाती? लेकिन सामने खड़ी औरत बहुत शरीफ लग रही थी। नाचार वो उसके साथ चली आई, जो बहुत ही मेहरबान और फरिश्ता सिफत महसूस हुई थी। उस वक्त रमीन को उस औरत के घर जाकर, जो जैसे उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वो बेवा औरत अकेली ही अपने उस छोटे से घर में रहती थी। फिर वो रमीन से कहने लगी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही हो। बेटा परेशान मत हो, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका अल्लाह सहारा होता है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिस बंगले में काम करती हूँ, वहां पर भी एक काम करने वाली लड़की की जरूरत है। पढ़ी लिखी लड़की जो साफ सुथरी हो। दरअसल मेरी बड़ी मैडम है, जो माजूर है, चल फिर नहीं सकती। उसका काम काज करने के लिए उन्हें एक मुलाजमा की जरूरत है। वैसे तो उनके बंगले में बहुत सारे मुलाजिम हैं, लेकिन उन्हें अपनी देखभाल के लिए लड़की चाहिए। दरअसल माजूर होने की वजह से मैडम का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। हर दूसरे दिन वो मुलाजिमों को भगा देती हैं, जिसकी कोई बात बुरी लगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी वहां नौकरी की बात कर लेती हूँ। तुम्हें वहां रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा
اور ہر مہینے بہت اچھی تنخواہ بھی ملے گی۔ میڈم اور صاحب جی بہت نیک بل کے مالک ہیں، ملازموں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ کنیز نے تو جیسے اس کی ساری مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی، کنیز باجی پلیز، آپ مجھے وہاں کام دلوا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میرے پاس سچ میں ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر مجھے سر چھپانے کی کوئی جگہ مل جائے گی تو یہ مجھ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے جذبات میں آ کر کنیز کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ انشاءاللہ تمہیں یہ نوکری مل جائے گی اور سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دے رہی تھی۔ آج اتنے مہینوں کے بعد رمین کی آنکھوں میں تھوڑا سکون آیا تھا اور دل کی پریشان انہی بھی کم ہوئی تھی۔ پھر کنیز کی مدد سے اسے راہیلہ میڈم کی کیئر ٹیکر کی نوکری مل گئی۔ یہ جان کر کہ وہ گریجویشن کی ڈگری یافتہ ہے، راہیلہ بیگم حیران بھی ہوئی تھیں۔ اتنی خوبصورت تعلیم یافتہ لڑکی کو ایسی نوکری کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ لیکن وہ بڑی مجبور نظر آ رہی تھی اور ضرورت مند بھی۔ بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اسے سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ محض کچھ دنوں میں ہی اس نے اپنی لگن اور محنت سے راہیلہ میڈم کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ ابھی اسے نوکری کرتے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ کنیز کی زبانی سنا تھا کہ اس بنگلے کا مالک بڑا ہی ہمدرد اور رحم دل ہے، سب نوکروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ وہ بھی حیران تھی، 1 مہینے سے وہ مالک کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ کنیز کی زبانی پتا چلا وہ 2 مہینے سے دبئی گیا ہوا ہے اور پھر بنگلہ اور اس کی مالکن نوکروں کے رحم و کرم پر ہی تھی، تبھی تو نوکروں کی ایک فوج تھی یہاں پر۔ پھر اس دن اس نے سنا کہ اس بنگلے کا مالک واپس آ گیا ہے، کیونکہ سب ملازم کو ہی اپنی تنخواہ کا شدت سے انتظار تھا، اس لیے اگلے ہی دن وہ سب اپنی تنخواہ پا کر خوش تھے۔ رمین بھی ملازموں کی لائن میں کھڑی اپنی تنخواہ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تنخواہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ دراب خانزادہ ہوگا، وہ شخص جس نے 3 سال پہلے اسے رسوا کر دیا تھا۔ اس کی عصمت کو پامال کرنے کے بعد اس شخص نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ روتی آنکھوں سمیت پلٹ گئی تھی۔ دراب نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ ماضی کی وہ المناک یادیں اس کی آنکھوں میں کرچیاں بن کر چبھنے لگی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ 3 سال پہلے یہ کیا؟ تمہیں یہ تمبو پہن کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لائبہ نے اسے عبایا پہنے دیکھا تو منہ بنا کر کہا تھا، تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا کہتی لائبہ کو؟ اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ روزانہ یونیورسٹی میں نئے نئے کپڑے پہن کر آتی۔ جیسے کہ لائبہ ایک اچھے امیر گھرانے سے تھی تو وہ اس سے بہت کم حیثیت میں تھی۔ ایک تو یتیمی کا دکھ اس کی آنکھوں میں بستا تھا، تو دوسری طرف اس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ چچا چچی کی زیر پرورش اس نے اور اس کی ماں نے جیسے زندگی گزاری تھی، یہ وہی جانتے تھے۔ بڑی مشکل سے تو اسے یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ امی نے اپنے کانوں کے بندے بیچ کر اس کی خواہش کو پورا کیا تھا۔ گریجویشن میں وہ گولڈ میڈلسٹ تھی۔ وہ اپنی تعلیم ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شام کو ایک بہت بڑی اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھانے جاتی اور دن میں یونیورسٹی میں۔ اس کی توجہ مکمل تعلیم پر تھی، لیکن لائبہ جو اس کی بہت گہری اور کالج فرینڈ تھی، پچھلے 4 سالوں سے وہ ایک ساتھ تھی۔ یونیورسٹی کے ماحول میں آ کر رنگ گئی تھی۔ اب اس کی دوستی وہ لڑکیوں سے بھی ہوتی تھی، وہ وہیں اس کی وڈیٹکیوں سے بھی ہوتی تھی جو اس کی طرح اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ وہ ٹھہری مڈل کلاس کم بولنے والی لڑکی اس لیے زیادہ کسی سے گھل مل نہیں سکی تھی۔ اکثر ہی پوائنٹ سے وہ گھر جاتی اور اسی پر یونیورسٹی آ جاتی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس دن بھی وہ گراؤنڈ میں بیٹھی ایک اہم لیکچر کی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی جب لائبہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، یار دیکھو کتنا شاندار بندہ ہے، ہائے قسم سے بندہ دیکھ لے تو نظر نہ ہٹے۔ لائبہ نے جانے کسے دی کہ ٹھنڈی آہیں بھری تھیں۔ کیا ہو گیا لائبہ تمہیں؟ پلیز پڑھائی پر توجہ دو، کسی اور پر توجہ دینے کے بجائے۔ اس نے لائبہ کو گھور کر دیکھا تھا، لیکن وہ سرگوشی میں کہنے لگی، اچھا دیکھو تو صحیح، تم اس ہینڈسم کو اسیر نہ ہوئی تو نام بدل دینا۔
اس نے یوں ہی غیر ارادی نظر اٹھائی تھی، لیکن سامنے ہی بلیک پینٹ سفید لائنوں والی شرٹ پہنے وہ بڑی مغرور انداز میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ رمین دل ہی دل میں سوچنے لگی، اتنا غرور تو اس انسان پر سچتا ہی ہے۔ شکل و صورت، دولت، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ایک لڑکے لڑکیوں کا ہجوم تھا جو اس کے ارد گرد جمع تھا۔ لڑکیاں اس سے مکھی کی طرح چپک رہی تھیں۔ تبھی وہ لائبہ سے کہے بنا نہ رہ سکی، اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں لگتا، مانا کہ بہت ہینڈسم ہے، لیکن کیریکٹر لیس لگتا ہے یہ شخص۔ لائبہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ دیکھو، بندہ اتنا ہینڈسم ہے کہ لڑکیاں خود اس سے دوستی کرنے کے لیے تڑپتی ہیں، اب مجھے ہی دیکھ لو۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ رمین نے مسکرا کر اسائنمنٹ پر نظریں ٹکا لی تھیں۔ اسے ان باتوں کے لیے وقت نہیں تھا، اسے اپنی توجہ صرف اور صرف تعلیم پر دینی تھی۔ یہاں پڑھ لکھ کر وہ کچھ بن کر نکلنا چاہتی تھی۔ اکیڈمی سے تھکی ہاری جیسے ہی گھر پہنچی، امی کی طبیعت آج بہت زیادہ ہی خراب تھی۔ وہ ان کا سر دبانے لگی۔ تبھی نائمہ بیگم اسے کہنے لگی، بیٹا، بھابھی کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تم نیچے چلی جاؤ۔ رمین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ امی، ایسی حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چچا سے کہتی ہوں کہ وہ مجھے کچھ پیسے دیں، میں آپ کی دوائی لے کر آؤں۔ اکیڈمی کی تنخواہ ملنے میں تو ابھی بہت وقت ہے۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی کہ کفالت چچا کر رہے تھے، کیونکہ اس گھر میں 2 پورشن بنے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا اور عالیشان گھر رمین کے دادا کا تھا، جس کا ایک حصہ اس کے باپ کے نام جبکہ دوسرا چچا کے نام پر تھا۔ لیکن چچا کے اندر لالچ ابھر آیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں سے بے دخل کر کے اوپر والے پورشن کو کرائے پر دینا چاہتے تھے۔ تبھی وہ نائمہ بیگم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ جلد سے جلد رمین کی شادی کر دے، لیکن رمین ایسی حالت میں نہ ماں کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور نہ ہی شادی کرنا چاہتی تھی، تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا علاج، اپنے حالات بدلنا چاہتی تھی۔ بچپن سے ہی باپ کے مرنے کے بعد غریبی کی زندگی گزارتی آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ خود اٹھ کر کچن میں جاتی، تبھی چچی اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم دونوں ماں بیٹی کے تو بہت نخرے ہو گئے ہیں، کب سے کہہ رہی ہوں کہ نیچے آ کر کچھ کچن میں ہاتھ بٹا دو، مت بھولو کہ تم دونوں میرے شوہر کی کفالت کی وجہ سے پل رہی ہو، اب اتنا بھی نہیں کر سکتے میرے لیے؟ انہوں نے رمین کو کھری کھری سنائی تھی، تو وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، چچی میں آ ہی رہی تھی، کچن میں دراصل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چچی نے نخوت سے نائمہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہی کب رہتی ہے؟ سال کے 12 مہینے تو یہ بیمار رہتی ہیں۔ تو جلدی آؤ، کچن میں مہمان آ چکے ہیں اور کھانا ابھی تک نہیں تیار ہوا۔ انہوں نے اسے ایسے حکم دیا جیسے وہ ان کی ملازمہ ہو، وہ بھی تنخواہ دار۔ رمین خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی، جلدی جلدی کھانا بنانے لگی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا، ہمیشہ ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں ذلیل کیا جاتا تھا۔ کم تر سمجھنے والے یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس گھر میں ان کا بھی پورا حصہ ہے، نہ صرف اس گھر میں بلکہ اس بزنس میں بھی جو چچا اور اس کا بیٹا چلا رہے تھے۔ کبھی کبھی رمین سوچتی کہ اس کے بابا اتنی جلدی اسے چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کہ جن بیٹیوں کے باپ مر جاتے ہیں وہ عمر بھر ایسی ذلیل ہوتی ہیں۔ لیکن دل میں پھر اسے خدا کی مصلحت سمجھتے ہوئے وہ اپنی ناشکری پر توبہ کرتی، سوچتی کہ بس کچھ ہی دن ہیں، اس کے بعد حالات بدل جائیں گے، میں بہت اچھی سرکاری نوکری ڈھونڈ لوں گی، ساری زندگی میں اور امی سکون سے رہیں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ بربادی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ قیامت خیز ہوگا۔ یونیورسٹی میں وہ اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن نہ جانے کیسے دراب خانزادہ اور اس کے دوستوں کی نظروں میں آ گئی۔ یار، اس لڑکی کے اندر بڑی اکڑ ہے، مجال ہے، جو کسی سے بات بھی کر لے، نہ جانے اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے۔ اچھا، ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں؟ اتنی بھی خاص نہیں۔ دراب نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ سر پر دوپٹہ لیے آج وہ اکیلی ہی گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ تبھی اسے کسی کی نظروں کا احساس ہوا تھا
किसी की परतपिश निगाहें उसे बहुत तवज्जो से देख रही थीं। सामने खड़े दुराब और उसके दोस्तों को देखकर वो फौरन ही उठकर दूसरी जगह चली गई थी। देखा तुमने दुराब, कैसे उतरा कर यहां से चली गई है? वो भी हैरान था। नाजुक सी लड़की बज़ाहिर चेहरे से बहुत ही मासूम नजर आ रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था वो इतनी मगरूर होगी। वो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था, जबकि रमीन ने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। दुराब, जो बहुत ही रईस और आला खानदान से ताल्लुक रखता था, उसके वालिद नहीं थे। उसके बावजूद उनका खानदान जद्दी पुश्ती रईस था। बाप की दौलत पर अय्याशी करना उसका मनपसंद मशगला था। वो एक नहीं बल्कि कई लड़कियों से दोस्ती कर चुका था। वो उनसे खूब अय्याशी भी करता। अभी उसकी जिंदगी की इतनी समझ नहीं आई थी। उसके बाप का पूरा बिजनेस, जिसका वो अकेला वारिस था, वो अभी मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के रहमो करम पर था। उसने अपनी फैक्ट्रियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसकी माँ राहिला बेगम भी अभी उसे इन मामलों से दूर रखना चाहती थी, उसकी तालीम मुकम्मल होने तक। लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें महंगे तोहफे देकर उनसे फायदा उठाना वो खूब अच्छी तरह जानता था, लेकिन न जाने क्यों उस लड़की को नजरअंदाज ना कर सका था। कभी वो सफेद दुपट्टे में नजर आती तो कभी काले दुपट्टे में। उन दो रंगों के अलावा उसने कोई तीसरा रंग कभी नहीं पहना था। वो हमेशा से खामोश, कभी किसी लड़की के साथ नजर आती तो कभी बिल्कुल अकेले। दुराब को अगर कहीं बैठी हुई या खड़ी हुई नजर आ जाती तो वो पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देखता कि वो लड़की उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। हालांकि जब जब वो यूनिवर्सिटी आता, लड़कियां किसी शहद की मक्खी की तरह उसके इर्द गिर्द मुनलाती, लेकिन उस लड़की को जैसे किसी से कोई गर्ज नहीं था। वो अपने काम से काम रखती। आखिर ये लड़की इतनी मगरूर क्यों है? लगती तो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से। एक दिन तो वो खुद ही आगे बढ़ा था और उसके करीब जाकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाय। लेकिन रमीन ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी ना देखा, बल्कि सर झटक कर वहां से चली गई, जैसे उसने किसी अछूत को देख लिया हो। उसका ये रवैया देखकर दुराब के माथे पर बुल पड़े थे। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था। फिर कंधे झटकता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज एक बहुत ही अहम लेक्चर था। यूनिवर्सिटी आना बहुत जरूरी था, इसलिए वो खराब मौसम के बावजूद चली आई। लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज पॉइंट की बस भी खराब हो गई है। लेक्चर खत्म होने के बाद वो परेशान थी कि घर कैसे जाएगी। सड़क तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सुनसान हो। यूनिवर्सिटी से घर तक का फासला अच्छा खासा था। वो अकेली कभी भी नहीं आई थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज यूनिवर्सिटी गले पड़ जाएगी। उसने पर्स में रखे हुए कुछ पैसों को देखा, और जो रक्शे के किराए के लिए नाकाफी थे, क्योंकि घर तक जाने का किराया अच्छा खासा लगता था। वो इसी बात पर परेशान थी कि करे तो करे क्या। लब कुचलते हुए वो अपनी रब से खैर की दुआएं मांग रही थी कि अचानक एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी। आप इतनी परेशान क्यों हैं? देखें कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में यहां खड़ी होना आपके लिए मुनासिब नहीं। वो दुराब खानजादा था, जो निहायत शरीफ और मुहज्जब लहजे में उससे मुखातिब था। उसके इस अंदाजे गुफ्तगू पर वो हैरान रह गई थी। तभी 2 कदम पीछे होकर कहने लगी, जी मैं किसी सवारी का इंतजार कर रही हूं। दरअसल आज पॉइंट की बस खराब हो गई है, तो बस इसलिए परेशान हूं। वो बारिश में मुसलसल भीगे जा रही थी और उसका वजूद भीगे कपड़ों में नुमाया होने लगा था। कभी वो फाइल अपने सीने पर रखती तो कभी हाथों से उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। दुराब की निगाहों में उसे अपने लिए एहतराम नजर आया था। तभी वो कहने लगा, इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। आए, मैं आपको छोड़ देता हूं, जहां भी जाना है। और ऐसे मौसम में अकेले खड़े होना भी मुनासिब नहीं। कि आजकल माहौल वैसे ही बहुत खराब है। वो सोच मैं पड़ गई थी कि लिफ्ट लेनी चाहिए या नहीं। अगर वो यहीं पर खड़ी रहेगी तो मजीद गीले कपड़ों के साथ इस सड़क पर खड़े होना उसके लिए नामुनासिब बात थी। क्या हर्ज होगा अगर वो उसे घर तक छोड़ देगा, जबकि वो खुद ही उसे ऑफर दे रहा है। मजबूरी और पैसों की कमी ने उसे गाड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया था। वो हिचकिचाते हुए उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। लिफ्ट लेना उसकी बहुत मजबूरी थी। एक तो पर्स में इतने पैसे नहीं थे कि रक्शे का किराया भरकर घर जा सकती।
तो दूसरी तरफ अकेले खड़े होने पर उसे खौफ भी महसूस हो रहा था, इसलिए वो पुरसुकून थी। लेकिन उसके साथ बैठते ही दुराब पर न जाने कैसा नशा सवार हुआ था। उसका भीगा वजूद, लंबी लंबी स्याह आंखों वाली पलकें, कटावदार होंठ उसे एक सहर में मुब्तला कर रहे थे। तभी उसने गाड़ी गलत रास्ते पर मुंतकिल की थी। रास्तों से अनजान होने के बावजूद रमीन कुछ परेशान हो गई थी। क्या आप दूसरे रोड से लेकर जा रहे हैं? तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी हाँ, ये रोड शॉर्टकट है, आपको जल्दी घर पहुंचा दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। इसे आप यूनिवर्सिटी में इतनी खामोश क्यों रहती हैं? वो उसे बातों में लगा रहा था तो वो धीमे से लहजे में कहने लगी, मैं शुरू से ही ऐसी हूं, कम बोलने वाली। मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। उसे जवाब देकर वो फिर से खामोश हो गई थी, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। अभी तक उसके घर जाने वाला रास्ता नहीं दिखाई दिया था, तो वो परेशान होने लगी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। अभी इन हालात में मुकम्मल तौर पर वो दुराब खानजादा के रहमो करम पर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने जान लिया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, जिसके सर पर बाप का साया भी नहीं, और वो अपनी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी माँ भी बीमार रहती है, इतना तो वो जान ही गया था, और मजबूरियों से फायदा उठाना उसे खूब अच्छी तरह से आता था। तभी उसे बातों में लगाकर गाड़ी उसने अपने फ्लैट के सामने रोकी तो वो चूक गई। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? आप परेशान क्यों हो रही हैं? आज आप मेरी मेहमान हैं, इसलिए एक कप कॉफी का पीकर जाएं मेरे फ्लैट पर। दुराब की बात पर वो हका बका रह गई थी। देखिए प्लीज, आप मुझे घर छोड़ दें। आपने मुझे लिफ्ट देने का कहा था। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। छोड़ दूंगा। देखें, बारिश कितनी तेज हो रही है। अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो आप भी परेशान हो जाएंगी और मैं भी। बारिश रुकने का इंतजार कर लें और फिर आप आराम से चले जाना। परेशान मत हो, आ जाएं। दुराब ने उसे बहलाया था और निहायत मीठे लहजे में उसे अंदर आने के लिए कहा था। वो कोई नन्ही बच्ची नहीं थी, लेकिन उसे उस अजनबी रास्तों के बारे में कोई इल्म नहीं था, और ना ही वो यहाँ पर कभी आई थी, इसलिए वापस जा भी नहीं सकती थी। मजबूरी ने उसकी आंखों में नमी पैदा कर दी थी, लेकिन वो अपनी आंखों की नमी छुपाती उसके पीछे फ्लैट पर चली आई। दुराब उससे पहले भी बहुत सी लड़कियां यहाँ पर लेकर आ चुका था, उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन रमीन के आने पर वो एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। वो लड़की जो यूनिवर्सिटी में किसी से बात नहीं करती थी, आज उसके पास तन्हा उस फ्लैट में बैठी थी। तभी उसके दिल में शैतान ने अपनी जगह बनाई थी। उसके लिए काफी के 2 कप ले आया था। प्लीज, मैं काफी नहीं पीती, आप मुझे घर छोड़ दें। उसने एक ही रट लगा रखी थी। परेशान क्यों होती हैं? बारिश थम जाए मैं आपको छोड़ दूंगा। प्लीज ये काफी पी लें, बड़ी मेहनत से बनाकर लाया हूं मैं। दुराब ने इसरार किया था, जबकि वो बुरी तरह घबरा रही थी। वो उसकी घबराहट से लुत्फानंदोज होता, अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसके अंदर का शैतान सामने आ गया। आज मौसम भी बहुत हसीन है और तुम जैसी खूबसूरत लड़की का साथ मिल गया। मेरी तो जिंदगी में बहार आ गई है। मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रमीन हैरान थी तो वो कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें पाने का ख्वाब में कब से देख रहा था और आज ये मौका मिल गया। आप होश में तो हैं? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे घर छोड़ दें। वो एकदम ही उठकर खड़ी हुई थी, लेकिन दुराब ने अपने भारी हाथ उसके कंधों पर जमाए थे। चुपचाप मेरी बात मान लो, जो मैं कहता हूं वो ही करो। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि यहां से मेरे कपड़े पहनकर जाओगी? उसकी उस घटिया बात पर वो कांप कर रह गई थी। आपको अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करे। मैंने आप पर भरोसा करके आपसे लिफ्ट ली थी। मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूं। लेकिन दुराब को होश ही नहीं था, जैसे मैं तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, पैसे ले लेना जितने चाहे। चलो शाबाश, जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा, जबकि वो उसे अल्लाह का वास्ता देती आई। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। पहले ही मेरे सर पर बाप का साया नहीं है। वो उसे गुनाह का एहसास दिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बेरहम शैतान दरिंदा इंसान बन गया था। जैसे वो सिसकती रही, उसकी सारी मुजाहिमत दम तोड़ गई थी। दुराब ने उस सुरूर का एहसास हासिल करने में एक लड़की को बर्बाद कर दिया था।
وہ مسلسل روتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس نے کوفت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ دراب اب بڑے سکون سے سو رہا تھا، جبکہ وہ نیچے کارپٹ پر پڑی تھی۔ وہ خود اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر اٹھی تھی۔ اسے لگا آج وہ زندہ درگور ہو گئی ہے۔ بڑی مشکل سے گرتی پڑتی سڑک کنارے آئی تھی۔ اپنے وجود کے گرد چادر لپیٹنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جس قیمتی چیز کو وہ سنبھال کر چھپا کر رکھتی تھی وہ اسے کھو چکی تھی۔ سڑک پر کھڑی ہو کر رونے لگی تو اس خراب موسم میں پاس سے گزرنے والے ایک بوڑھے رکشے والے بزرگ نے اسے دیکھ لیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ کیوں پریشان ہو؟ اسے یاد آیا وہ اپنا پرس بھی وہیں پر چھوڑ آئی ہے، اسی درندے کے فلیٹ میں۔ میرے پاس کرایہ نہیں ہے اور مجھے گھر جانا ہے۔ بمشکل اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اچھا کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو میرے رکشے میں چھوڑ دوں گا گھر۔ ویسے بھی موسم کے حالات ٹھیک نہیں۔ اس نے اس پر ترس کھایا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچی تھی، لیکن جانتی تھی کہ گھر پہنچ کر اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ چچا چچی نے صرف اسے ذلیل کیا تھا، بلکہ چچا نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کی اب گھر میں، اس محلے میں اور اس خاندان میں کوئی جگہ نہیں۔ برباد کرنے میں اس لڑکی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے جو پوری رات گھر سے باہر رہی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی گاؤں چلی آئی تھیں، نائمہ بیگم کے بھائی کے پاس۔ یہاں پر انہوں نے نوکروں سے بھی بدتر دن گزارے تھے، لیکن آخر کار نائمہ بیگم اپنی بیماری سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، کیونکہ بیٹی کی تکلیف ان سے اب زیادہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حالات نے انہیں اس دنیا سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تو ماں کی موت کا غم بھی ہلکا نہیں ہوا تھا، جب مامی اسے اپنے نشئی اور آوارہ بھائی سے نکاح کرنے پر مجبور کرنے لگی تو وہ بھی مجبوری میں گھر چھوڑ کر زینت خالہ کے پاس آئی، اور پھر حالات نے اسے یہاں پہنچا دیا، دوبارہ دراب خانزادہ کے بنگلے پر۔ ملازموں کو تنخواہ دیتے اس شخص کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ یہی تو تھا وہ اسے برباد کرنے والا۔ وہ ایک دم ہی یہاں سے اٹھ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ جلدی جلدی اپنے کپڑے رکھنے لگی، لیکن اچانک کوئی دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں شمساری لیے دراب اسے یہاں اپنے بنگلے پر دیکھ کر حیران تھا۔ یقین نہیں آتا، جس لڑکی کو میں اتنے سالوں سے تلاش کر رہا تھا وہ مجھے میرے ہی گھر پر مل جائے گی۔ اس کے انداز میں تشکر تھا، لیکن رمین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم ایک غلیظ اور گھٹیا انسان ہو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا یہ گھر تمہارا ہے تو میں کبھی بھی یہاں نوکری نہیں کرتی۔ تم ہی ہو مجھے برباد کرنے والے۔ میں خدا سے دعا کروں گی کہ آئندہ تم کبھی میرے سامنے مت آؤ۔ اس نے بیگ کندھے پر رکھا تھا۔ وہ یہاں سے کہاں جائے گی اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے سر چھپانے کو یہ ٹھکانہ ملا تھا، لیکن یہ دنیا بہت بڑی ہے، اسے کہیں نہ کہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ رمین، اب میں پہلے جیسا انسان نہیں رہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو؟ دراب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہرگز نہیں، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے۔ تم نے مجھے برباد کیا، میری عزت خراب کی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں؟ یہ سوچا بھی کیسے؟ جو ملازموں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے تم نے اپنے چہرے پر نقاب پہن رکھا ہے، اگر یہ سب لوگ، یہ پوری دنیا تمہارا اصلی چہرہ دیکھ لے تو شاید کوئی تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ رمین کے ایک ایک لفظ سے آگ برس رہی تھی۔ تبھی اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا تو دراب نے اس کے جانے کا راستہ مسدود کر دیا۔ ایسا مت کہو، میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے نکاح کروں گا۔ میں نے ہی تمہیں برباد کیا ہے نا؟ میں تمہیں اس حال تک پہنچایا۔ میں تم سے شادی کر کے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے بس مجھے ایک بار معاف کر دو۔ دراب کی آنکھوں میں سچائی تھی، لیکن رمین نے آگے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ تم نے تو مجھے جو سزا دینی ہے، لیکن تقدیر نے مجھے اس سے بڑی سزا دی ہے۔ مجھے اپنے برے کرموں کی سزا مل رہی ہے۔ رمین، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، کئی دوسری لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں جو دنیا کا ایک مغرور اور متکبر شخص تھا، دولت اور جوانی نے مجھے اچھے برے کا ہوش بلا دیا تھا، لیکن خدا نے مجھے ایک ایسی سزا دی کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں۔
آج وہ لڑکیاں جو مجھ سے شہد کی مکھی کی طرح چپکتی تھیں اب وہی مجھ سے دور بھاگتی ہیں، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے رب کی طرف سے سزا مل چکی ہے۔ دراب کی بات پر چونک کر اس نے اپنی سیاہ خوبصورت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی سزا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ تبھی دراب نے اپنا پینٹ ٹراؤزر ذرا سا اوپر کیا تھا تو رمین کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دراب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اب رمین کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ کیا رمین دراب کو معاف کر دے گی؟ کیا وہ اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا دراب خانزادہ کے ساتھ کہ وہ اسے معاف کرنے پر مجبور ہو جائے گی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناول کا دوسرا حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ پارٹ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ انتظار کیجیے گا۔ شکریہ۔